हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एसिड बेस और साल्ट कर रहे थे। उसमें हमने आपको एसिड और बेस करा दिया था और साल्ट हम लोग कर रहे थे। और हमने आपको बताया था कि सॉल्ट ऐसा कंपाउंड जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है वाटर के साथ, उसी को सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट की डिफिनीशन हो जाएगी कंपाउंड विच इज फॉर्म ड्यूरिंग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर के साथ जो कंपाउंड बनता है उसी कंपाउंड को सॉल्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई एसिड ले लिया और इसकी रिएक्शन किसी भी बेस से करा दी, तो ये रिएक्शन एसिड और बेस की रिएक्शन कहलाती है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एसिड बेस की बेसिक प्रॉपर्टी को और बेस एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देता है, और इसमें वाटर तो बनता ही है, वाटर के साथ कोई एक और कंपाउंड बनता है और उसी कंपाउंड को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर के साथ जो कंपाउंड बनता है उसी को सॉल्ट बोलते हैं। अब इसको जनरल हमको लिखना है, तो एसिड को आपको ध्यान हो तो हमने लिखा था एसिड का जनरल फार्मूला HNA और बेस का BOH। ये N है तो इसको या ऐसे लिखो, इसको X लिख लो तो ये Y हो जाएगा। ठीक है, जहां पे X क्या है, X इस एसिड की बेसिसिटी है, और Y क्या है, ये बेस की एसिडिटी है। और इन दोनों को जब आपने रिएक्ट किया तो वाटर तो बनेगा, वाटर के साथ ये बनेगा BXAY और प्लस H2O, तो ये कंपाउंड कहलाएगा सॉल्ट। ठीक है, अब एसिड में भी हाइड्रोजन आयन होता है जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, और एनायन होता है जिसके ऊपर -X चार्ज होगा। बेस में केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस होगा और ये Y होगा। ठीक है, तो ये बन गया सॉल्ट। अब हमको ध्यान देना है कि सॉल्ट में भी एक पार्ट पॉजिटिव होगा और एक पार्ट नेगेटिव होगा। इस पॉजिटिव पार्ट को हम हमेशा की तरह यहाँ पे भी केटायन बोलेंगे, और जो नेगेटिव पार्ट है उसको हमेशा की तरह एनायन बोलते हैं। ठीक, तो एसिड में भी केटायन एनायन होता है, बेस में भी केटायन एनायन होता है, सॉल्ट में भी केटायन एनायन होता है। एसिड का केटायन H+ होता है, बेस का केटायन मेटल होता है,
तो हमको ये देखना है कि सॉल्ट में केटायन कहाँ से आया है और एनायन कहाँ से आया है। तो देखो ये जो सॉल्ट का केटायन है ये कहाँ से आया है, बी कहाँ से आया है, बेस से। तो ये जो केटायन होगा वो बेस से आएगा और एनायन कहाँ से आएगा, वो एसिड से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी बेस बना सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लिखें। सबसे सिंपल एसिड HCl लिया, सिंपल बेस NaOH लिया, मिक्स किया, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट में केटायन लेंगे बेस का, तो ये हो जाएगा Na+। एनायन लेंगे एसिड से, तो ये हो जाएगा Cl-। दोनों की वैलेंसी सेम है, 1 1 है, तो कोफिशिएंट में यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा और बन जाएगा H2O। ठीक है, दूसरा मान लो, इसका हमने एग्जांपल लिया, HCl की रिएक्शन हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस का केटायन लेंगे Ca++, एसिड का एनायन लेंगे Cl-। अब वैलेंसी का या चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। एनायन के ऊपर चार्ज 1 है, वो केटायन के कोफिशिएंट में आ जाएगा। केटायन के ऊपर 2 चार्ज हैं, ये एनायन के कोफिशिएंट में जाएगा। 1 चार्ज लिखते नहीं, तो ये हो जाएगा 2 और इसके साथ में बन जाएगा H2O। ठीक है बेटा, सपोज करो हमने एसिड लिया H2SO4, बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, न्यूट्रलाइजेशन कराया। एसिड और बेस, सॉल्ट और वाटर बनेगा। सॉल्ट में केटायन किसका लेंगे, बेस का। बेस का केटायन क्या है, अमोनियम आयन NH4+। एनायन लेंगे एसिड से, क्या है SO4-। चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अमोनियम आयन पे चार्ज 1 है, तो ये सल्फेट आयन के साथ लिखा जाएगा, 1 लिखते नहीं। सल्फेट आयन पे चार्ज 2 है, तो ये अमोनियम आयन के साथ लिखा जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी पॉली एटॉमिक आयन्स हैं तो कोफिशिएंट लिखते समय पॉली एटॉमिक आयन को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस H2O बना देंगे। तो ये तरीका हो गया सॉल्ट बनाने का। तो बेसिक बात क्या समझ में आई? बेसिक बात ये है कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर के साथ एक और कंपाउंड बनता है जिसको सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट में भी केटायन होता है और एक पार्ट एनायन होता है। सॉल्ट का केटायनिक पार्ट हमेशा बेस का होता है और सॉल्ट का एनायनिक पार्ट हमेशा एसिड का एनायनिक पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि सॉल्ट में बेस का केटायन लेंगे और एसिड का एनायन लेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे BCA
आपने पढ़ा होगा या सुना होगा MCA, या डिग्री होती है ना बेटा, BCA, बेस का कैटायन, एसिड का एनायन, तो ये बनता है अपना सॉल्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो कंपाउंड बना उसको आपने बोला सॉल्ट। तो क्या सॉल्ट सिर्फ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही बनेगा, इसके अलावा कहीं और सॉल्ट नहीं बनता है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस को किसी एसिड से रिएक्शन कराओ तो सॉल्ट बन जाएगा। कोई भी बेसिक सब्सटेंस है, जैसे आपने पढ़ा था कि जो कार्बोनेट होते हैं या बाइकार्बोनेट होते हैं या सल्फेट होते हैं, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, सल्फेट हो, सल्फाइड हो, या सल्फाइड हो, या मेटल का ऑक्साइड हो, मेटल का ऑक्साइड हो, ये सब के सब बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। देखो कार्बोनेट का क्या फार्मूला मैंने बताया था आपको, CO3 बाइकार्बोनेट का HCO3-, सल्फेट का SO4-, सल्फाइड का S-, सल्फाइड का SO3-, और मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के नहीं होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। तो मेटल का ऑक्साइड जनरली ऑक्साइड का फार्मूला है। इनमें से किसी की भी रिएक्शन आप एसिड से करा दो तो सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और इस सॉल्ट में जैसे अभी हमने बताया कि एक पार्ट होगा कैटायनिक पार्ट और दूसरा होगा एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट हमेशा हम लेंगे बेस का और एनायनिक पार्ट लेंगे एसिड का। तो कहने का मतलब कि सिर्फ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही सॉल्ट नहीं बनता है। आप कोई भी बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस को किसी भी एसिड से रिएक्शन करा दो तो सॉल्ट बनेगा। बनाने का तरीका आपको ध्यान रखना है बेटा कि जब भी आप सॉल्ट बनाएंगे तो सॉल्ट में एक होगा कैटायन और एक होगा एनायन। कैटायन हमेशा लाएंगे आप बेस से और एनायन हमेशा लाएंगे एसिड से। दोनों का जो सिंबल है वो लिख लेंगे और कैटायन एनायन के ऊपर जो भी चार्ज आता है, जो भी उनकी वैलेंसी होती है, उस चार्ज या वैलेंसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, उसमें 1 लिखा नहीं जाता है फार्मूले में, तो 1 आप नहीं लिखेंगे। जितने भी पॉली एटॉमिक आयंस होंगे
उनके साथ वैलेंसी मल्टीप्लाई करते समय या कोफिशिएंट लिखते समय पॉली एटॉमिक आयंस को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक बात हुई कि सॉल्ट कैसे बनता है। अब हर बार आप कितनी बार ऐसे डिफिनेशन देंगे कि सॉल्ट क्या है? बेस की रिएक्शन एसिड से कराने से जो बनता है, कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराने से जो बनता है, बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराने से जो बनता है, सल्फेट की रिएक्शन एसिड से कराने से जो बनता है, सल्फाइड की रिएक्शन एसिड से कराने से बनता है। तो साइंस में चीज़ों को यूनिफाई किया जाता है। यूनिफाई का मतलब कि आपने सॉल्ट की एक डिफिनीशन दी और उस डिफिनीशन में सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। आपने एक बार कहा कि एसिड बेस की रिएक्शन से जो बनता है वो सॉल्ट होता है। फिर आपने कहा कि किसी सल्फेट के एसिड से रिएक्शन से जो बनता है सॉल्ट है। तो इस तरह से तो सॉल्ट की 20 डिफिनीशन हो जाएंगी ना। तो हमको तो डिफिनीशन सिर्फ एक लिखना है। तो वो एक डिफिनीशन क्या होगा? वो होता है salt is an ionic compound. Salt is an ionic compound which contains cation except H plus and anion except OH माइनस। क्या डेफिनेशन आई कि जो सॉल्ट है ये आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड का मतलब बेटा ऐसा कंपाउंड जो आयन से मिलके बना है, केटायन और एनायन से मिलके बना है। तो सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड है तो ये केटायन से मिलके बना होगा और एनायन से मिलके बना होगा। इसमें शर्त एक आपने रखी है कि केटायन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। तो केटायन कुछ भी हो सकता है, H प्लस नहीं होगा। एक्सेप्ट इसके अलावा साल्ट में कोई केटायन हो सकता है। ये केटायन अगर है कंपाउंड में तो वो साल्ट नहीं कहलाएगा। सिमिलरली कोई भी एनायन हो सकता है एक्सेप्ट OH माइनस। ठीक है बेटा, तो सॉल्ट की डिफिनीशन हो गई आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर एक केटायन होगा और एक एनायन होगा। केटायन H प्लस नहीं होगा और एनायन OH माइनस नहीं होगा। जैसे NaCl, एक प्लस एक माइनस, एक केटायन हो गया एक एनायन हो गया। केटायन की जगह पे हाइड्रोजन नहीं है, एनायन की जगह पे OH नहीं है, तो ये सॉल्ट है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम +2 और क्लोराइड पे -1। एक केटायन है एक एनायन है। केटायन में हाइड्रोजन नहीं है, एनायन में OH नहीं है, तो ये भी सॉल्ट हो गया। ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड कंपाउंड केटायन एनायन से मिलके बना है। केटायन में H प्लस नहीं है, एनायन में OH माइनस नहीं है, सॉल्ट हो गया।
NH4OH आयनिक कंपाउंड है, प्लस और माइनस से मिलके बना है। केटायन में H+ तो नहीं है, लेकिन एनायन में OH- आ गया, तो इट इज नॉट अ सॉल्ट, ये सॉल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि केटायन में H+ नहीं होना चाहिए और एनायन में OH- नहीं होना चाहिए। इसमें OH- है, इस वजह से ये सॉल्ट नहीं है। HNO3 एक पार्ट है केटायन, एक पार्ट है एनायन। केटायन में H+ है, जैसे ही केटायन H+ हो गया, नॉट अ सॉल्ट, ये भी एक सॉल्ट नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका हो गया और बेसिक डिफिनीशन हो गया सॉल्ट का, कि सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच कंटेन्स केटायन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड एनायन एक्सेप्ट हाइड्रोक्सिल आयन। OH आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, साल्ट दो पार्ट से मिलके बना होगा, एक होगा केटायन, एक होगा एनायन। ध्यान रखना है केटायन H+ नहीं होना चाहिए और एनायन OH- नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई सॉल्ट के रिगार्डिंग। सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी कभी किसी सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सॉल्ट अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। सॉल्ट को जब भी आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सॉल्ट अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि व्हेन सॉल्ट reacts with water या dissolved in water, it dissociate मतलब बेटा टूट जाना, it dissociate into ions, ये आयंस में टूट जाता है। जैसे सपोज करिए आप कि आपने NaCl, जिसको हम बोलते हैं कॉमन साल्ट, ये NaCl कॉमन साल्ट है, लिख दे रहा हूं मैं। इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं। टेबल साल्ट क्यों, कॉमन साल्ट क्यों? क्योंकि जो साल्ट आप घरों में यूज करते हैं वो NaCl ही होता है, सोडियम क्लोराइड ही होता है। और जैसे ही आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया, ये अपने आयंस Na+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी हो गई कि सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते ही ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। अब आपको एक टेबल के फॉर्म में 8-10 सॉल्ट के बारे में पढ़ना है और उसमें देखना है कि आपने जो सॉल्ट बनाया है उस सॉल्ट को बनाने में बेस कौन सा लिया है, एसिड कौन सा लिया है, और इस एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट कौन सा बना है, और इस सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया, आयन प्रोड्यूस इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व किया तो कौन कौन से आयंस बनते हैं। तो ये टेबल के फॉर्म में आपको देख लेना है।
जैसे मान लीजिए आपने पहला बेस लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड लिया HCl, तो सॉल्ट जो बनेगा वो होगा NaCl, कॉमन सॉल्ट। ठीक है। और अगर इस कॉमन सॉल्ट को वाटर में आप डिजॉल्व करोगे तो सोडियम आयन साथ में क्लोराइड आयन बनेगा। ठीक। सेकंड, मान लीजिए आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसकी रिएक्शन HCl से करा दी तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया। इस पोटेशियम क्लोराइड को आपने वाटर में डाला तो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाएगा। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, बेस HCl से रिएक्शन करा दी, सॉल्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम क्लोराइड को अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप कोई एक बेस लो, कोई एसिड लो, सॉल्ट बनाओ, वाटर में डिसॉल्व करके उनके आयंस को डिसोसिएट कर दो। चलो एक दो और देख लेते हैं बेटा। एसिड चेंज करते हैं। अब मान लो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दी। एक एसिड एक बेस बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट बनाते समय बेस का केटायन और एसिड का एनायन SO4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Na2SO4, सोडियम सल्फेट, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो 2 सोडियम आयन और साथ में सल्फेट आयन। ठीक है। आप पोटेशियम ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दो, क्या बनेगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे पोटेशियम का आयन बनेगा, सल्फेट का आयन बनेगा। तो इस तरीके से आप कम से कम अपनी कॉपी में 8 से 10 लिख लेना, इनके नाम लिख लेना। ये है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। चलो एक और मैं लिख देता हूं। हमने बेस लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिड लिया एसिटिक एसिड CH3COOH। एक बेस है, दूसरा एसिड है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट में केटायनिक पार्ट आएगा बेस से NH4 और एनायनिक पार्ट आएगा एसिड से, तो ये हो जाएगा CH3COO। अब इसको लिखते समय जैसा हमने पैटर्न ये लिया था, पहले केटायन लिखा था, बाद में एनायन लिखा था। ऑर्गेनिक के केस में इसको उल्टा लिखते हैं, तो ये बनेगा CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट। और इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अमोनियम आयन बनेगा और एसीटेट आयन बनेगा। ठीक है ना बेटा। ये सब मैं बताया हूँ कि ये एसीटेट आयन है, ये सल्फेट आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये कैल्शियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है। चलो ये लिस्ट आपको प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपको सॉल्ट बनाना आ जाए। अब ये नहीं कि
अमोनियम सल्फेट बनाना है, तो हमें पता ही नहीं कि अमोनियम सल्फेट कैसे बनेगा। बताओ कैसे बनाओगे अमोनियम सल्फेट? अमोनियम मतलब NH4 और सल्फेट का मतलब SO4 माइनस माइनस, तो अमोनियम सल्फेट हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये हो गया अमोनियम सल्फेट। एक केटायन एक एनायन, केटायन में H प्लस नहीं, एनायन में OH माइनस नहीं, इतना कुछ हो गया कंफर्म। तो कंफर्म ये क्या है? सॉल्ट है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं, आप इसको नोट के रूप में याद रखना। और वो क्या बात है जो आपको बताना है, वो ये है कि ऐसे सॉल्ट जिनका आयनिक पार्ट व्हाट एवर इट इज, केटायनिक पार्ट या एनायनिक पार्ट सेम होते हैं, उनको एक ही फैमिली का साल्ट बोला जाता है। साल्ट हैविंग सेम आयनिक पार्ट इज नोन एज, या नोन एज की जगह आपको इज बिलोंग्स टू सेम फैमिली। ऐसे सॉल्ट जिनमें कोई एक आयन, केटायन या एनायन सेम हो, वो सारे एक ही फैमिली के होते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली का सॉल्ट, हैलोजन का मतलब मान लो आप क्लोरीन की बात कर रहे हो, वैसे तो आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी की बात कर सकते हो, हाइड्रोजन में यही आते हैं। क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन फैमिली के सॉल्ट का मतलब ये हो गया कि ऐसे सॉल्ट जिनका एनायनिक पार्ट क्लोराइड होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो ये सारे के सारे सॉल्ट एक ही फैमिली के कहलाएंगे। ठीक है। जैसे हमने कहा सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ये एक फैमिली हो गई, और सोडियम का मतलब कि केटायनिक पार्ट सेम होगा, तो सोडियम सॉल्ट में NaCl आ जाएगा, Na2SO4 आ जाएगा, Na2CO3 आ जाएगा। मतलब अब यहाँ पे सोडियम यानी कि केटायन सबका सेम होगा। मान लो हमने कहा सल्फेट, सल्फेट सॉल्ट, तो इसका मतलब SO4 माइनस माइनस सब में कॉमन होगा। जैसे Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो ऐसे सॉल्ट जिनका आयनिक पार्ट सेम हो, वो सेम फैमिली के सॉल्ट कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, तो कैल्शियम सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? Ca++, CaCl2, CaSO4। ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सॉल्ट जिनका आयन सेम होता है, चाहे वो केटायन या एनायन, वो सारे सॉल्ट एक ही फैमिली के सॉल्ट होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, हमने देखा अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे पास एसिड की संख्या बहुत ज़्यादा है, बेस की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, और इन दोनों के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट का नंबर भी बहुत ज़्यादा होगा। और जब नंबर ज़्यादा हो जाता है
तो स्टडी थोड़ी सी टफ होने लगती है, और उस टफ स्टडी को इजी करने के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, इस सॉल्ट का क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में पहला सॉल्ट जो है वो है नॉर्मल सॉल्ट। आपको ध्यान रखना है कि किस सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। देखो बेटा, हमने अभी आपको कहा था कि सॉल्ट बनेगा एसिड और बेस की रिएक्शन से। सॉल्ट प्लस H2O बनेगा। हमने कहा था कि एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन HXA और बेस का जनरल रिप्रेजेंटेशन BOH का होल ट्वाइस होल Y। और अब सॉल्ट का जनरल क्या हो जाएगा, BHOH का होल। ठीक है बेटा, ये जनरल हो गया सॉल्ट का। इस इक्वेशन में x क्या था, बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड था, और y क्या है, ये है एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस। और एक्चुअल में बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या था, ये था नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन। और एसिडिटी ऑफ बेस क्या था, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH माइनस। ठीक है, और नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन, इसी को हमने बेसिसिटी बोला था। और हमने आपको बताया था कि किसी भी एसिड की बेसिसिटी अगर वो इनऑर्गेनिक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इनऑर्गेनिक एसिड है तो वो होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, उसके अंदर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। और वो अगर ऑर्गेनिक एसिड है तो ऑर्गेनिक एसिड के केस में ये होता था नंबर ऑफ COOH ग्रुप। जैसे HCl है तो इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। H2SO4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो बेसिसिटी 2 होगी। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो बेसिसिटी 3 होगी। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक एसिड के केस में एसिड की बेसिसिटी उसमें कितने हाइड्रोजन एटम है वही होता है। हाँ, आपको ये चीज अप्लाई करते समय ध्यान रखना है, एक्सेप्ट कुछ एक एसिड है, 3 एसिड हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन होंगे। और उसमें पहला है H3PO3, दूसरा है H3PO2 और तीसरा है H3BO3। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके H3PO3 की बेसिसिटी देखते हैं तो 3 हाइड्रोजन है, बट इसकी बेसिसिटी 3 ना होके 2 होती है। यहाँ पे
3 हाइड्रोजन हैं, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेसिसिटी 3 होनी चाहिए, लेकिन 3 ना होके 1 होती है, और यहाँ पे भी 3 ना होके 1 होती है। तो इतना आपको एक्सेप्शन में याद रखना है। इन तीनों के अलावा कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड होगा तो उस इनऑर्गेनिक एसिड की बेसिसिटी उसमें जितने हाइड्रोजन एटम हैं उस हाइड्रोजन एटम के नंबर के बराबर होगा। एसिड के केस में जब वो ऑर्गेनिक एसिड है तो उस ऑर्गेनिक एसिड की बेसिसिटी उसमें कितने COOH ग्रुप हैं इस पे डिपेंड करेगा। जैसे HCOOH इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड, तो फार्मिक एसिड की बेसिसिटी 1 होती है। एसिटिक एसिड CH3COOH, तो इसमें COOH ग्रुप कितने हैं 1 है, तो इसकी भी बेसिसिटी 1 होगी। ऑक्सैलिक एसिड COOH इसमें COOH ग्रुप कितने हैं 2 हैं, तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। ठीक है बेटा। और बेस के केस में आपको सिंपली उसमें कितने OH हैं वही गिन लेना है, वही उनकी एसिडिटी होगी। जैसे NaOH एसिडिटी 1, CaOH का होल ट्वाइस एसिडिटी 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस एसिडिटी 3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इसकी एसिडिटी 1। ठीक है बेटा। तो ये तो आ गई बात एसिडिटी की और बेसिसिटी की। अब हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मल सॉल्ट की। तो अगर आपने किसी एसिड और बेस को रिएक्ट करा के साल्ट बनाया और इस साल्ट के अंदर, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, एसिड और बेस को रिएक्ट करा के साल्ट बनाया और इस साल्ट के अंदर एक भी रिप्लेसिबल हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है। फिर से सुन लो, एसिड बेस की रिएक्शन करा के साल्ट बना रहे हैं और जो साल्ट बना है इसके अंदर एक भी रिप्लेसिबल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, तो ऐसे साल्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल साल्ट। ठीक है। तो नॉर्मल साल्ट की डिफिनीशन क्या हो गई, साल्ट विच डज नॉट, ध्यान रखना डज नॉट नहीं होगा, salt which does not contain any replaceable, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बेटा कि हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन हो सकता है, रिप्लेसिबल हाइड्रोजन नहीं होगा। बेसिसिटी जैसे देखो इसमें 3 हाइड्रोजन हैं लेकिन इसमें से 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, इसमें भी 3 हैं, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, तो जो हो सकता है वो रिप्लेस हो चुका होगा। इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। जैसे मान लो इसमें 1 2 हाइड्रोजन है लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसिबल है, इसमें 3 और 1 4 हाइड्रोजन है लेकिन इन 4 में से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसिबल है, तो रिप्लेसिबल हाइड्रोजन नहीं बचना चाहिए। Salt which does not contain any replaceable hydrogen in it, उसके अंदर कोई भी रिप्लेसिबल हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो ऐसे साल्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल साल्ट। सिंपल सी बात है।
बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और टफ चीज़ नहीं है। देखो समझो, जैसे मान लो कि हमने H2SO4 की रिएक्शन NaOH से कराई, तो इस एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है। अब रिएक्शन करने के बाद जो साल्ट बना Na2SO4, तो इस साल्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो ये साल्ट अब कहलाएगा नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट जैसे CH3COOH, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी NaOH से, तो साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, CH3COONA। ठीक है। इस एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने थे, 1, और वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को सोडियम ने रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे खुद आ गया। अब ये जो साल्ट बना है इसमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन तो है लेकिन ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है, तो ये साल्ट कहलाएगा नॉर्मल साल्ट। फिर समझो, जैसे मान लो तुमने ऑक्जेलिक एसिड लिया COOH, इसकी रिएक्शन तुमने करा दी NaOH से, तो यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, N बराबर 2 है। तो अगर ये दोनों के दोनों रिप्लेस हो गए सोडियम से, तो क्या बनेगा, COONA, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्सलेट। ये ऑक्सैलिक एसिड है, तो ये बनेगा सोडियम ऑक्सलेट। और अब इस सोडियम ऑक्सलेट के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सोडियम ऑक्सलेट अब कहलाएगा नॉर्मल साल्ट। ठीक है, बोलो, कोई डाउट, समझ में आ रहा है? CH2COOH, और इधर भी कर दिया COOH। इसकी रिएक्शन करा दी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है। अब इस एसिड के अंदर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, अगर दोनों के दोनों हट गए, MgOOC, और ये बनेगा CH2। ठीक है। तो जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे वो रिप्लेस हो गए, जो साल्ट बना वो होगा नॉर्मल साल्ट। ठीक है बेटा, तो ये नॉर्मल साल्ट थे। नॉर्मल साल्ट वो साल्ट है जिसके अंदर कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या OH नहीं होगा, ऐसे साल्ट को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल साल्ट। और जो नॉर्मल साल्ट बनते हैं, साल्ट तो बनते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताया था कि एक्चुअल में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो है एसिड का H+ और बेस का OH- का मिल के वाटर बनना। एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है, एसिड का H+ और बेस का OH- एक दूसरे से रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, तो ये होता है
न्यूट्रलाइजेशन। अब आप अगर न्यूट्रलाइजेशन से आपको नॉर्मल साल्ट बनाना है H2SO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इसके पास 2H प्लस है और इसके पास 2OH माइनस है। नॉर्मल साल्ट के लिए इस साल्ट के अंदर एक भी H प्लस नहीं होना चाहिए, एक भी OH माइनस नहीं होना चाहिए, यानी कि एसिड के अंदर जितना H प्लस है, बेस के अंदर जितना OH माइनस है, ये एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे। तो जो बचा CaSO4, अब इसके अंदर कोई भी H प्लस और OH माइनस नहीं है, तो ये कहलाएगा नॉर्मल साल्ट। कहने का मतलब क्या निकल के आया कि अगर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है, कंप्लीट का मतलब कि एसिड के अंदर जितना H प्लस है रिप्लेसेबल H प्लस है और बेस के अंदर जितना रिप्लेसेबल OH माइनस है, ये एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्ट कर देंगे, तो जो साल्ट बनेगा वो नॉर्मल साल्ट होगा। तो नॉर्मल साल्ट इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन कंप्लीट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होगी, एसिड का जितना H प्लस है और बेस का जितना OH माइनस है, दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्ट कर लेंगे, तो उस रिएक्शन में जो साल्ट बनेगा वो नॉर्मल साल्ट होगा। मतलब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर कंप्लीटली हो रही है, कंप्लीट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें जो साल्ट बनेगा वो नॉर्मल साल्ट होगा। ठीक है बेटा। अब अगली बात करते हैं नॉर्मल साल्ट के बाद जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ साल्ट है वो है एसिडिक सॉल्ट। क्या है? सेकेंड है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? सॉल्ट बनने का वही तरीका है, HXA प्लस BOHY, ये देगा BXAY। तो साल्ट बनने का तो यही तरीका है, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो ये नॉर्मल साल्ट हो गया। अब अगर एसिड की जो बेसिसिटी थी, यानी कि उसमें जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं वो सारे न रिप्लेस होके उनमें से एक या दो बच जाएं साल्ट के अंदर, ध्यान देना, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड की जो बेसिसिटी थी या एसिड के अंदर जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे, वो सारे के सारे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन रिप्लेस न होके कुछ साल्ट के अंदर बच जाए, तो ऐसे साल्ट को हम लोग बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट जैसे एग्जाम्पल देखो, H2SO4 है, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई, बेसिसिटी कितनी है 2, यानी कि इसके अंदर दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अब दोनों रिप्लेसेबल हाइड्रोजन में से एक तो सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, Na, एक बच गया तो H और SO4।
तो अब ये सॉल्ट जो बना वो हो गया एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट की डिफिनीशन क्या हुई? ऐसा सॉल्ट जिसमें कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बच गया है, उसको बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। क्या बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट को? सॉल्ट which contains at least one एसिडिक या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, एसिडिक या इसी को बोलेंगे रिप्लेसिबल हाइड्रोजन इन इट इज नोन एज एसिडिक सॉल्ट। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल देखो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4 इसकी रिएक्शन आपने करा दी NaOH से। अब इसमें इसकी बेसिसिटी 3 है, यानी कि 3 हाइड्रोजन इसके सोडियम से आप हटा सकते हो। सपोज करो अगर आप तीनों हटा दिए तो ये बना Na3PO4। अब इस सॉल्ट में एक भी एसिडिक हाइड्रोजन या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सॉल्ट कहलाएगा नॉर्मल सॉल्ट। बट 3 में से आपने 2 को रिप्लेस किया, 2 की जगह पे आपने सोडियम ले आए, 1 को रहने दिया HPO4, तो ये कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर कम से कम एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मान लो 3 था, तो 3 में से तुमने 1 को हटाया, 2 को रहने दिया, तो ये बनेगा NaH2PO4। और इसके अंदर भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचे हैं, तो ये भी कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो ओवरऑल एसिडिक सॉल्ट के बारे में क्या समझ में आया? ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर कम से कम एक एसिडिक या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचा हुआ है, उस सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। और इस सॉल्ट का नाम लिखते समय हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो नाम में भी हाइड्रोजन आता है। जैसे इसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम होगा सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट। इसमें हाइड्रोजन बचा है, तो इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। ठीक है, तो जब भी आप एसिडिक सॉल्ट का नाम लिखेंगे तो उनके नाम में भी हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, अब इसके बाद एसिडिक सॉल्ट के बारे में और देखो। आपने ये अभी कहा था कि किसी भी सॉल्ट को आप वाटर में डालते हो तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो अगर किसी एसिडिक सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एसिडिक सॉल्ट के अंदर H+ बचा हुआ है, तो वाटर के अंदर H+ आएगा, और H+ के वजह से आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि एसिडिक प्रॉपर्टीज आती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने एसिडिक सॉल्ट होते हैं वो वाटर के अंदर ऑल द
प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो वो एसिड की सारी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जितने भी एसिडिक साल्ट होते हैं, अगर इन एसिडिक साल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर के अंदर H+ आएगा और इस H+ के वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी होती हैं, यानी कि ये एसिडिक साल्ट जो भी एसिड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो शो करेगा। जैसे एसिड की यही प्रॉपर्टी है कि अगर वो बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है। जैसे मान लो आपने सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाया था, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन है, एसिडिक साल्ट है। इसको अगर आपने वाटर के अंदर डाला, साल्ट है, वाटर के अंदर आयंस में डिसोसिएट होगा, Na+, H+ और SO4 माइनस माइनस। इस H+ के वजह से अब ये सॉल्यूशन जो बना है ये शो करेगा एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। और एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर इसी NaHSO4 को दोबारा से आपने किसी बेस से रिएक्शन करा दिया तो अब इस सॉल्ट के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं और ये बेस है। एसिड और बेस फिर से सॉल्ट बनाएंगे, वाटर बनेगा, तो ये बन जाएगा Na2SO4 + H2O, और ये अब इसके पास एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये हो जाएगा नॉर्मल सॉल्ट। तो आपको क्या समझ में आया कि एसिडिक सॉल्ट की रिएक्शन फिर से अगर आप बेस से करा रहे हैं तो जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचा हुआ था वो फिर से रिप्लेस हो जाएगा और नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है बेटा, बोलो कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया ऑल अबाउट एसिडिक सॉल्ट। अब तीसरा सॉल्ट जो है वो है हमारा बेसिक सॉल्ट। थर्ड सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट। और जो ध्यान से पढ़ रहा है अब उसके दिमाग में बेसिक सॉल्ट के बारे में भी फिगर बन गया होगा। कैसे? सॉल्ट बनाना है तो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को रिएक्ट कराओगे, सॉल्ट और वाटर बनेगा। इन जनरल हम लोग लिखते थे HXA + BOHY 100% रिप्लेसमेंट हो जाता था, तो जो सॉल्ट बनता था वो बनता था BXAY और इसको बोलते थे